अनुसार मैं एक बार वापस से आपको रिपीट कर देता हूं दोनों पॉइंट्स, ऑरेनियस के और ब्रॉन्स्टेड के। तो ऑरेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और हाइड्रोक्सिल आयन जो ग्रहण लेते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन अगर देते हैं जलीय विलयन में तो वो क्षार है। यह आरेनियस की परिकल्पना थी। और ऑरेनियस ने कहा था कि बेसिकली ये जो रिएक्शन है अम्ल और क्षार के मध्य जो अभिक्रिया है वो क्या है? आपकी H+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयन्स के मध्य होने वाली एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ये ऑरेनियस ने स्पष्ट किया था। उसके अतिरिक्त जो दूसरी बात ऑरेनियस ने बताई थी उसके अंदर उन्होंने दूसरा था ब्रॉन्स्टेड लॉरी की जो परिकल्पना थी। उसके अंदर जो परिकल्पना थी उन्होंने उसको प्रोटॉन से संबंधित किया कि जो प्रोटॉन देते हैं वो तो अम्ल है और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मीडियम। ठीक, इसके अलावा ये जो आपका ब्रॉन्स्टेड लॉरी की परिकल्पना थी, उन्होंने एक दूसरी बात भी बताई थी कि एक संयुग्मी अम्ल और क्षारों की बात उन्होंने स्पष्ट करी थी कि किस प्रकार से एक अम्ल है वो प्रोटॉन देता है तो जो क्षार का निर्माण होगा वो उसका क्या होगा? संयुग्मी क्षार होगा। तो ये चीज उन्होंने स्पष्ट कर दी थी। अब दोनों सिद्धांतों की, ऑरेनियस सिद्धांत की कुछ कमियां थी, ब्रॉन्स्टेड सिद्धांत की भी कुछ कमियां थी। तो उसके उपरांत फिर लुईस ने अपना एक सिद्धांत दिया कि किस तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे, किस तरीके से हम वर्गीकृत करेंगे कि कौन सा तो आपका पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ आपका क्षार है। तो हम देखते हैं, इनकी परिभाषाएं देखते हैं। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? आपका अम्ल कहलाता है। जो पदार्थ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है वो क्षार कहलाएगा। ठीक है, तो अम्ल क्षार जो अभिक्रिया हो रही है, एसिड और बेस के बीच में जो अभिक्रिया हो रही है, उसको जो लुईस वैज्ञानिक था उन्होंने बताया कि ये जो अभिक्रिया है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी उप सह संयोग बंध के बनने की एक प्रक्रिया है। ठीक, इसका हमने कल 2-3 एग्जाम्पल देखे थे, जैसे अमोनिया और बोरेन के मध्य अभिक्रिया जिसमें नाइट्रोजन पर उपस्थित जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दान करता है तो क्या होगा? बेस हो जाएगा। क्या होगा? क्षार होगा। ऐसे ही आपका ये क्या होगा? अम्ल होगा। इसी प्रकार से जितने भी आप ध्यान दीजिए, जितने भी अनायन है, अनायन यानी ऋणायन, जो ऋणायन है उनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपलब्ध रहेगा तो वो किस भांति व्यवहार करेंगे? क्षार की भांति। और इसी प्रकार के जो कार्बोकैटाइंस हैं या धनायंस हैं, धनायन की बात करूं मैं, धनायन है जो, वो किस तरीके से व्यवहार करेंगे? लुईस अम्ल की भांति, क्योंकि हमेशा वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इसी प्रकार से अनेक ऐसे आपके मतलब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक हैं, पदार्थ हैं जिनके अंदर आपके रिक्त डी कक्षक उपस्थित हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, वो भी आपके किस भांति व्यवहार करेंगे? अम्ल की भांति, लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट कर दीजिए। तो कल जो जहां हमने बंद किया था हमारा ये चैप्टर, वापस से उस पॉइंट पर हम आ गए। तो उसमें जो स्टेटमेंट मैंने रीड किया था वो था कि सभी ब्रॉन्स्टेड क्षार लुईस क्षार होते हैं। जो सभी ब्रॉन्स्टेड क्षार क्या है? आपके लुईस क्षार है। अब ब्रॉन्स्टेड क्षार क्या है? ब्रॉन्स्टेड क्षार क्या है? जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। और लुईस क्षार क्या है? ठीक है, परंतु ब्रॉन्स्टेड अम्ल का लुईस अम्ल होना आवश्यक नहीं है। कारण, क्योंकि देखिए अब लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म रखने के कारण प्रोटॉन ले सकते हैं। ठीक है, लुईस अम्ल क्या है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन युग्म रखने के कारण प्रोटॉन ले सकते हैं, परंतु ब्रॉन्स्टेड अम्ल जैसे HCl है, H2SO4 है, ये प्रोटॉन का दान तो करते हैं। ये क्या कर सकते हैं? प्रोटॉन HCl क्या है? एक H+ दान करके Cl आयन माइनस में चेंज हो जाएगा। ऐसी H2SO4 है, वो आपका एक H+ आयन देकर HSO4 ऋणायन के अंदर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण नहीं कर सकते। तो एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये नोट करने वाली है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसकी सीमाएं, जो लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत था, जो आपका लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत था, उसकी कुछ सीमाएं हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी पूरा नहीं है, उसमें भी कुछ कमियां उसने छोड़ दी थी। तो देखिए, सभी, इसने जो कहा था कि सभी अभिक्रियाओं में क्या था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना चाहिए, यानी अम्ल और क्षार के मध्य लुईस के अनुसार जो अभिक्रिया हो रही है वो क्या है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की प्रक्रिया है। कैसी है? कोऑर्डिनेट। लेकिन जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं
हम जानते हैं अम्ल और क्षार के मध्य जितनी भी अभिक्रिया होती हैं उन सब में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता है, कोऑर्डिनेट बंध है वो नहीं बनता है। जैसे आप ले लीजिए NaOH और HCl के मध्य अभिक्रिया हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के मध्य अभिक्रिया, किसकी, क्षार और अम्ल के मध्य अभिक्रिया, क्या उसमें लुईस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है? नहीं बन रहा है, आयनिक बंध है उसके अंदर। कैसा है? आयनिक बॉन्ड। ठीक। दूसरा HCl H2SO4 के व्यवहार के बारे में नहीं बताता है, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते। जैसा मैंने अभी स्पष्ट किया आपको कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जो कि क्या नहीं बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते, तो उनके व्यवहार को भी ये नहीं समझा पाया। पहला इसने जनरलाइज कर दिया, लुईस ने क्या किया, सामान्यीकृत कर दिया कि अम्ल और क्षार आपस में उपसह संयोजक बंध बनाएंगे, ये उसने सामान्यीकृत कर दिया। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें आपका उपसह संयोजक बंध नहीं बनता है। दूसरा, कुछ पदार्थ हैं जैसे HCl है, अम्ल है, मतलब HCl है, H2SO4 है, वो आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड में नहीं बनाते, प्रोटॉन दान करके अपनी जो अम्लीयता है उसको प्रदर्शित करते हैं, वहाँ नहीं बन रहा है। इसके अलावा फिर अम्ल क्षार की आपेक्षिक सामर्थ्य के बारे में भी नहीं बताता है। किसके बारे में नहीं बताता है? अम्ल क्षार की आपेक्षिक सामर्थ्य। आपेक्षिक सामर्थ्य से तात्पर्य क्या हुआ, उनकी ये चीज नहीं बताता कि कौन सा तो अम्ल प्रबल अम्ल है और कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है, इसकी आपेक्षिक सामर्थ्य क्यों। इसके अंदर सिंपल बात जो कही गई थी, इसमें कहा गया इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर ले, वो क्या कर ले, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर ले, वो क्या हो जाएगा, आपका अम्ल हो जाएगा। ठीक। इसने ये नहीं बताया, इसके द्वारा ये नहीं पता चल पाया कि कौन सा तो आपका प्रबल अम्ल होगा और कौन सा जो आपका अम्ल है वो दुर्बल होगा, तो इसके बारे में ये साइलेंट था। फिर इसके बाद है कि ये एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सामान्यतः कोऑर्डिनेट बंध वाली अभिक्रियाएं कैसी होती है, मंद गति से होती हैं। कैसी गति से होती है? मंद गति से। जबकि अम्ल क्षार की अभिक्रियाएं अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती हैं। यानी कहने का मतलब, जो लुईस के अनुसार अम्ल एवं क्षार के मध्य जो अभिक्रिया हो रही है, किसके मध्य, अम्ल एवं क्षार के मध्य जो अभिक्रिया हो रही है, वो कौन सा बंध बनाएगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बनाएगी, कोऑर्डिनेट के। लेकिन कोऑर्डिनेट सह संयोजक बंध वाली जो अभिक्रियाएं हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जो रिएक्शंस हैं, वो क्या होती है, मंद गति से होती है। और हम जानते हैं कि जहां अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हो रही है, किसके मध्य, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, वो बहुत तेजी से संपन्न होती है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला जो उसकी फिलॉसफी थी, जो धारणा थी, वो यहाँ पर पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई। तो ये पॉइंट क्लियर हुए, ये जो मैंने बताए थे, इसके अंदर आपको 4 पॉइंट की सभी अभिक्रियाओं में कोऑर्डिनेट बंध उपस्थित नहीं होता है। दूसरा, कुछ हमने जैसे HCl H2SO4 का व्यवहार के बारे में ये समझा नहीं सका, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते। तीसरा, अम्ल क्षार की आपेक्षिक सामर्थ्य, मतलब कौन सा अम्ल प्रबल है, कौन सा अम्ल दुर्बल है, कौन सा क्षार प्रबल है, क्योंकि यहाँ जो बताया गया किससे, अम्ल और क्षार की जो परिभाषा थी, यहाँ इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने से, इलेक्ट्रॉन दान करने से और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ही संबंधित थी। उसकी कोई रिलेटिव किस प्रकार से उसको मेजर करेंगे, वो चीज़ नहीं क्लियर। सामान्यतः कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है, जहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिन अभिक्रियाओं में उपस्थित होता है वो कैसी होती है, स्लो रिएक्शंस होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, स्लो रिएक्शन। जबकि अम्ल क्षार वाली अभिक्रिया, उनमें क्या होता है, आयंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे अपन HCl NaOH का एक बहुत आइडियल एग्जाम्पल है जिसको हम बार बार देखते हैं। उसमें बेसिकली हो क्या रहा है, HCl और NaOH की अभिक्रिया है, आपको मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि उसमें बेसिकली हो क्या रहा है, उसमें सिंपल H आयंस और OH आयंस कंबाइन हो रहे हैं, H+ आयन और OH आयंस कंबाइन हो रहे हैं। तो आयनों के मध्य तो बड़ी तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं, जबकि इसके अनुसार तो ये तो अभिक्रियाएं धीमी गति से संपन्न होनी चाहिए, लेकिन अम्ल क्षार की अभिक्रियाएं तीव्र गति से संपन्न होती हैं। नेक्स्ट, कई अम्लों में H+ आयंस उत्प्रेरक सक्रियता, जो H+ आयंस हैं उनके कारण क्या होती है, उत्प्रेरक सक्रियता उनके अंदर पाई जाती है, कैटालिटिक एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं कई अम्लों के अंदर। यानी जहां कहने का तात्पर्य क्या है, H+ क्या बात करी, इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाह रहा हूं क्या है, H+ आयन उपस्थित होना चाहिए। जो इसके आलोचक है, जिन लोगों ने इसकी कमियां बताई, उन्होंने कहा कि सब जो H+ आयन है, ये जो H+ आयन है किसी भी अम्ल में, जैसे HCl है, H2SO4 है, ठीक,
इनके अंदर जो H+ आयन क्या होता है, उत्प्रेरक सक्रियता प्रदर्शित करता है। क्या करता है, कैटालिटिक एक्टिविटी प्रदर्शित करता है। जबकि लुईस अम्ल के अंदर इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई, जबकि लुईस अम्ल में आयन होता ही नहीं है, आयन वाली बात आई नहीं उसके अंदर H+। अतः लुईस अम्ल उत्प्रेरक सक्रियता नहीं रखेंगे। एक कमी इसके अंदर ये भी दिखाई गई। ठीक, तो ये कुछ ऐसी कमियां थी जो लुईस अम्ल के जो सिद्धांत था। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये जो सिद्धांत हैं, और भले ही ऑरेनियस का सिद्धांत हो, भले ही आपका ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का सिद्धांत हो, चाहे आपका लुईस अम्ल का एक सिद्धांत हो, ये जो सिद्धांत हैं ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। इन सभी जितने भी सिद्धांत हैं इन्होंने कुछ कुछ विशेषताओं का वर्णन अवश्य किया अपने हिसाब से। किसी ने कहा H+ आयन दान करता है, किसी ने कहा नहीं प्रोटॉन दान जलीय माध्यम होना चाहिए, कोई आपका इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर, यानी सब में विशेषताएं थी, लेकिन उन्होंने कुछ कमियां भी उसके अंदर रह गई। वो सभी मतलब एक ब्रॉड उसके ऊपर लागू नहीं होती। इसके अतिरिक्त एक सिद्धांत और है, मैं उसकी आपको हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपकी जानकारी के लिए अवश्य बता देना चाहता हूँ। हाँ, उत्प्रेरक सक्रियता से मतलब जिसके अंदर वो एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करे। अब यहाँ क्या H+ आयन क्या है, उत्प्रेरक सक्रियता प्रदर्शित करता है कई अभिक्रियाओं के अंदर। ठीक है, तो अब क्या हुआ लुईस के अंदर, तो क्या हुआ उन्होंने H+ आयन से संबंधित किया ही नहीं। तो वो कहने का मतलब लुईस अम्ल क्या है, वो उत्प्रेरक सक्रियता नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि H+ आयन वहाँ उपस्थित नहीं है। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा था उस सिद्धांत का नाम है HSAB प्रिंसिपल। HSAB सिद्धांत। इस सिद्धांत को अंग्रेजी में बोलते हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, हार्ड से मतलब प्रबल और ये मृदु। ठीक है, प्रबल एवं मृदु, सॉरी कठोर, कठोर कठोर मृदु क्षार सिद्धांत। बोले कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है इसके बारे में थोड़ी सी आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे प्रकृति में कुछ आपके खनिज हैं, ठीक है, कहने का तात्पर्य कुछ आपके जो ओर्स हैं वो एक पर्टिकुलर, कुछ ओर्स मिलेंगे ऑक्साइड्स के रूप में मिलेंगे आपको, कुछ ओर्स आपको मिलेंगे सल्फाइड के रूप में, जब खनन होगा तो वो सल्फाइड के रूप में मिलेंगे। तो ये ऐसा क्यों है, उसका कारण क्या है, तो ये इसके ऊपर इसने वर्गीकृत किया आपके अम्ल और क्षारों को कठोर और मृदु के अंदर। कहने का इसका जो मीनिंग है ये है कि जो आपके कठोर जो अम्ल होंगे, कठोर जो अम्ल होंगे वो कठोर क्षार के साथ आपस में कंबाइन होंगे। किसके साथ होंगे, कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ कंबाइन होंगे। इसी प्रकार से मृदु अम्ल किसके साथ कंबाइन होंगे, मृदु क्षार के साथ। इसमें दुर्बल वर्ड यूज नहीं लेते, मृदु क्षार, सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट, जैसे Hg है वो S सल्फाइड के साथ। ठीक है, Hg किसके साथ, सल्फाइड के साथ। अरे बात ऐसे ही आपके जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स आते हैं वो आपके जो जैसे F है, फ्लोराइड है, ये क्या है ऑक्सीजन है, ये FO, ये किस में आ जाता है, कठोर क्षार के अंदर आ जाते हैं। तो इस सिद्धांत का एक लाइन में अगर हम इसको स्पष्ट करना चाहें तो ये है हार्ड कंबाइंस विद हार्ड एंड सॉफ्ट कंबाइंस विद सॉफ्ट। यानी आपका कठोर कठोर के साथ युग्मित होगा और मृदु मृदु के साथ होगा। अगर कठोर और मृदु आपस में होंगे तो वो क्या होगा, एक अस्थायी यौगिक होगा। क्या होगा, अस्थायी यौगिक होगा। अरे बात समझ में आपके। इसी प्रकार से अगर आपका मृदु क्षार है और कठोर अम्ल है तो भी क्या होगा, वो अस्थायी होगा, वो मृदु मृदु से रिप्लेस हो जाएगा। तो बस ये इसके, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है पर फिर भी मैंने एक आपको जानकारी के हिसाब से, क्यों प्रकृति में कोई आपके क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए एक आयरन ओर है, आयरन ओर सिर्फ ऑक्सीजन के साथ, जैसे हेमेटाइट ओर है, कौन सा ओर है, हेमेटाइट, Fe3O4 बोलते हैं हेमेटाइट। ठीक, अब आयरन ऑक्साइड है, अब आयरन किसके साथ मिल रहा है, ऑक्साइड के साथ मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, कठोर कठोर की श्रेणी हो गई। कठोर कठोर, कठोर तो अम्ल और कठोर
क्षार। आयरन कभी जनरली सल्फाइड के साथ नहीं मिलेगा। किसके साथ नहीं मिलेगा? सल्फाइड के साथ कम मिलेगा, मतलब मिलेगा तो वो कम मिलेगा। किसके साथ मिलेगा? ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। तो ये उस सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि कोई पर्टिकुलर जो मेटल है वो किस ऑक्साइड के रूप में है या किस सल्फाइड के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है उसकी। ठीक, तो ये हमारा जो चैप्टर था रासायनिक साम्य, इसके बारे में बात हो गई। अब मैं आपको कुछ एक दो ऐसे सवाल देना चाहूँगा, उनको आप उसके आधार पर है, विलेयता गुणनफल और पीएच के आधार पर। उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो KSP के जो वैल्यूज़ हैं ये कहाँ यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे या किस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, विलेयता जो गुणनफल है, आपका जो विलेयता गुणनफल है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं? KSP। ठीक है, किससे? KSP। ठीक, अब अगर एक एक संयोजी वैद्युत अपघट्य है, कैसा? एक एक संयोजी, जैसे NaCl मान लीजिए, AgCl मान लीजिए, जो भी है, ठीक है, जिसमें इकाई आवेश है, उसके लिए इसका मान KSP का मान क्या होता है? S²। क्या होता है? S²। कैसे होगा? AgCl आपका वियोजित हो जाएगा Ag प्लस आयन और Cl माइनस। ठीक, और इनकी विलेयता मान लीजिए S है, मोल्स प्रति लीटर है, S मोल प्रति लीटर है। ठीक, आ रही बात समझ में? तो अब इसकी जो ये कल उस दिन पूछा भी था, इस अतुल ने क्वेश्चन पूछा था एक, जब इसकी इकाई क्या है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा? S की इकाई मोल प्रति लीटर गुणा मोल प्रति लीटर, डिपेंड करेगा किस तरीके का वैद्युत अपघट्य आप काम में ले रहे हैं। तो टोटल क्या आ जाएगा? मोल टू एक एक संयोजी वैद्युत अपघट्य के लिए। किसके लिए? एक एक संयोजी वैद्युत अपघट्य के लिए। इसी प्रकार से MgCl2 है, क्या है? MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके लिए निकालिए आप KSP। MgCl2 S2S क्या आएगा? 4S क्यूब। क्या आएगा? 4S क्यूब। कैसे? KSP इज इक्वल टू S इंटू 2S का होल स्क्वायर, 4S क्यूब। ठीक, इस तरीके से अनेक हैं आपके, तो ये आपको आने चाहिए। अब इस पर एक न्यूमेरिकल आप है, एक सांख्यिकी प्रश्न है, वो आप देखिए। हाँ, वापस से बताएं। देखिए, MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, वियोजित हो रहा है किसमें? मैग्नीशियम आयंस में। और क्लोराइड कितने आयन मिलेंगे? 2 क्लोराइड आयन मिले हमको इसके वियोजन से। ठीक है, तो हमारा जो रूल है वो किस प्रकार से हम निकालते हैं? KSP निकालने का जो तरीका है, तो KSP बराबर क्या हो जाएगा? आयनिक सांद्रताओं का गुणनफल। तो आयनिक सांद्रता क्या है आपकी? Mg2 प्लस ठीक है, ठीक है, Cl माइनस का होल स्क्वायर। Mg2 प्लस कितना है? ये कितना है? Cl की कितनी है भाई? इसके Cl के कितने मोल्स निर्माण हो रहा है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड है, वियोजित हो रहा है अपने आयनों के अंदर, उससे एक मैग्नीशियम आयन बन रहा है और 2 क्लोराइड आयन बन रहे हैं। तो इसकी सॉल्युबिलिटी S और इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2S, 2 क्लोराइड आयन बन रहे हैं। अब क्या हो जाएगा? S गुणा 2S का होल स्क्वायर, क्या जाएगा आपको? 4S क्यूब। कहाँ लगाया है? नहीं, कहाँ लगाया स्क्वायर? एक मिनट, Cl माइनस का होल स्क्वायर लगाया ना। तो अब Cl माइनस की क्या है? सॉल्युबिलिटी कितनी है? डबल है। कितने उपस्थित है? एक मिनट, देखिए, एक जना बोलिए। देखिए, स्क्वायर लगाया, किसकी वजह से लगाया? 2 मोल ऊपर। अब यहाँ इसके अंदर किसका मान रख रहे हैं हम? विलेयता का तो मान रख रहे हैं। किसका मान रख रहे हैं?
विलेयता का मान रख रहे हैं। अब विलेयता किस कारण आएगी, कितने आयनों के कारण विलेयता है, 2 आयनों के कारण विलेयता है, तो 2s लिखेंगे। भाई आप लोग भूल गए, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर मैंने आपको कराया था, सब भूल चुके हो आप, ऐसा लग रहा है। a + 2b, और अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो क्या रखते थे हम, जो रेट ऑफ रिएक्शन जो आपका निकालते थे, रखते थे नहीं रखते थे, तो वही चीज तो किया है यहाँ पर। रेट अगर आप रेट निकालते थे, रेट इजिकल टू आता था नहीं आता था इस तरीके से। हाँ हाँ, अब वापस से समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ, एक बार पुनः स्पष्ट कर रहा हूँ। हम कर रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, आपका जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। कौन कौन से आयन में वियोजित हो रहा है, मैग्नीशियम आयन के मध्य और क्लोराइड आयन्स। ठीक, अब एक तो मैग्नीशियम आयन मिल रहा है इससे और 2 क्लोराइड आयन मिल रहे हैं। ठीक, अरे बात समझ में। तो अगर विलेयता इसकी s मोल प्रति लीटर है तो s तो इसके लिए हो जाएगी, और चूंकि 2 इसके मिल रहे हैं तो 2s। अब इसके लिए हम KSP निकालना है। क्या निकालना है, KSP, जिसको क्या बोलते हैं, विलेयता गुणनफल। तो KSP आयनिक सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आयनिक सांद्रताओं के। तो आयनिक सांद्रता क्या है, Mg+2 और एक क्लोराइड आयन की। ठीक है, अब चूंकि क्लोराइड कितने यूज हो रहे हैं इसके अंदर, 2 क्लोराइड आयन बन रहे हैं, तो स्क्वायर आया। कितना आया, स्क्वायर। ये क्या आपका सक्रिय द्रव्यमान है, बेसिकली क्या है, सक्रिय द्रव्यमान। अब इसकी जगह इसकी विलेयता कितनी थी, s। अब क्लोराइड आयन की विलेयता कितनी थी, 2s, 2s और फिर उसका होल स्क्वायर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ट्रिपल आप करिए, निकालिए, 27s⁴ आएगा, निकालिए निकालिए, AlCl3 का निकालिए। चलिए, इन्होंने एक और बता दिया है, AlCl3 के लिए क्या आएगा, 27s⁴। ठीक, तो एग्जाम में कोई भी दे सकता है। मतलब पहले तो आपको KSP पता होना चाहिए। सबसे पहले जब आप सूत्र लगाओगे, भाई आपको विलेयता दे दी, अब सूत्र आपने लगा दिया s² की जगह 27s⁴ वाला, तो आंसर तो अपने आप गलत होना ही है। तो आपको पता होना चाहिए, एक संयोजी विद्युत अपघट्य, एक द्विसंयोजी विद्युत अपघट्य, एक त्रिसंयोजी विद्युत अपघट्य। आपको पता होना चाहिए किस प्रकार का विद्युत अपघट्य है। अब एक सवाल नोट करिए और उसको करने का प्रयत्न करिए। आपके दिया हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। पहले तो उसके लिए आप विलेयता गुणनफल निकालेंगे, MgOH का KSP बराबर आएगा 4s³। ठीक है, अब सवाल यह है कि आपको दिया हुआ है, इसका विलेयता गुणनफल दिया हुआ है 1.4 10⁻11, यानी KSP का मान दे रखा है 1.4 10⁻11। कितना दे रखा है, 1.4 × 10⁻11। तो आपको निकालनी है इसकी विलेयता। कि क्या निकालनी है आपको, विलेयता ग्राम प्रति लीटर में। मैं लिख रहा हूं क्या ज्ञात करना है, विलेयता ज्ञात कीजिए किसमें, ग्राम प्रति लीटर। ठीक, ग्राम प्रति लीटर में KSP का मान दे रखा है। कैसे करेंगे भाई, KSP बराबर ये है, भाई आपका जो आंसर आएगा, ध्यान दीजिए, आपका जो आंसर आएगा हम क्या करेंगे, KSP ये है, तो 4s³ बराबर हम लिख देंगे 1.4 × 10⁻11। ठीक है, s का मान आ जाएगा हमारे पास 1/3 कर देंगे, जब उसका 4 का भाग लगा के 1/3 उसका कर देंगे।
इसका मान आ जाएगा एस का, लेकिन वो आएगा मान, ध्यान रखेंगे, वो जो इकाई होगी मोल प्रति लीटर। किसमें होगी वो इकाई? मोल प्रति लीटर में। तो अब आप क्या करेंगे, क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको? फिर इसके मॉलिक्यूलर वेट से। ध्यान देंगे मोल प्रति लीटर में जो आंसर आएगा आपका, वापस से सभी लोग ध्यान दीजिए, हमारा सवाल हमें केएसपी दिया हुआ है, विलेयता गुणनफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको? विलेयता गुणनफल केएसपी। ठीक, हमको निकालनी है विलेयता। क्या निकालनी है? विलेयता। लेकिन विलेयता की जो इकाई जिसमें हमसे निकलवा रहा है वो है ग्राम प्रति लीटर। आप सीधे निकाल लेंगे, अभी जो विलेयता आएगी वो आएगी आपकी मोल प्रति लीटर में। क्या आएगी? मोल प्रति लीटर में। तो जब आप उसको अणु भार से गुणा करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से गुणा करेंगे, किसके? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के, तब आपका जो आंसर है वो किसके अंदर आ जाएगा? ग्राम प्रति लीटर में। ठीक, इसका एक तो सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो छोटे सवाल हैं वो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अरे ये बात समझे, एक तरीके का तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, देखिए हम पढ़ रहे हैं विलेयता गुणनफल, यानी कॉमन आयन वाले एक अभिकारक में दूसरा अभिकारक मिला दे। क्वेश्चन क्या आएगा? एक अभिकारक में दूसरा अभिकारक मिला दे। क्या होगा? पहला अभिकारक में जो आयन है वही आयन किसमें उपस्थित होगा? दूसरे अभिकारक के अंदर। तो फिर आपको विलेयता पर क्या चेंजेस आएंगे या विलेयता गुणनफल के रेस्पेक्ट में वो क्वेश्चन आएगा। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसके ऊपर हमें दिया हुआ है कि आपके जो AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, बात है नहीं भाई, AgNO3 है, उसकी सांद्रता दे रखी है 0.01 मोल, मोलर सांद्रता है इसकी। इसके 25 ml कितने? इसके 25 ml के अंदर सोडियम क्लोराइड के NaCl के 25 ml मिला दें। किसके? NaCl के कितने मिला दिए? 25 ml। ठीक, और NaCl की जो सांद्रता है वो है 0.5 m। ठीक, सवाल हमारा मैं वापस से दोहरा देता हूं, ध्यान देंगे। AgNO3 है जिसकी सांद्रता 0.01 मोल सांद्रता है, मोलर सांद्रता है। ठीक है, उसके कितने? आपके 25 ml के अंदर हमने NaCl जिसकी कंसंट्रेशन ये 0.0005 है, उसके 25 ml मिला दी। ठीक है, हमें जो दिया हुआ है KSP का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? KSP का। वो मैं वैल्यू आपके लिए लिख देता हूं। KSP का जो मान हमें दे रखा है KSP बराबर दे रखा है हमको 1.7 इंटू 10⁻⁻10। ठीक, KSP क्या दे रखा है? 1.7 गुणा 10। अब क्वेश्चन यह है क्या इस अभिक्रिया के अंदर, अभिक्रिया कैसी हो रही है? AgNO3 के साथ अभिक्रिया हो रही है NaCl की, और प्रेसिपिटेट बन रहा है AgCl का। किसका? AgCl का। तो प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है, मतलब फॉर्मेशन हो रहा है। तो सवाल यह है क्या AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा? क्वेश्चन में लिख देता हूं, AgNO3 NaCl जो आपकी अभिक्रिया हो रही है AgCl प्लस NaNO3। सवाल है क्या AgCl जो AgCl है इसका प्रेसिपिटेट बनेगा? PPT लिख दिया है मैंने, अवक्षेप बनेगा, ज्ञात करिए। अब इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जो मेडिकल एग्जाम है या जो अभी IIT वाला जो एग्जाम स्टार्ट हुआ है वहाँ इस तरीके से, जिसमें आप थोड़ा सा दिमाग अपना अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट सूत्र वाला जो काम है वो यहाँ पर नहीं है, थोड़ी सी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। AgNO3 के कितने ml है? 25 ml है। NaCl के 25 ml। देखिए अब सबसे पहले जो क्वेश्चन आया हमारे दिमाग में, क्या अवक्षेप बनेगा? अब अवक्षेप से हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए, अवक्षेप की जो कंडीशन है वो क्या है? आयनिक सांद्रताओं का गुणनफल विलेयता गुणनफल से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। अवक्षेप कब बनता है? अवक्षेप तब बनता है जब आयनिक सांद्रताओं का गुणनफल
विलेयता गुणनफल से अधिक हो, यानी इससे अधिक हो। अब आयनिक सांद्रताओं का गुणनफल, इस क्वेश्चन में आयनिक सांद्रताएं किस किस की निकालनी पड़ेगी हमको, Ag प्लस और क्लोराइड माइनस, Ag प्लस की और Cl, यानी किसकी आयनिक सांद्रता हो जाएंगी, AgCl, Ag प्लस और Cl माइनस, इन दोनों की आयनिक सांद्रता है। ठीक, आ रही है बात समझ में? आपको किसकी सांद्रता निकालनी है, Ag प्लस की आयनिक सांद्रता निकालनी है और क्लोराइड आयन। अब आप प्रयास करिए कि देखिए, अब दोनों तरीके से आप इसको करेंगे। पहली चीज आप समझने का प्रयास करेंगे कि हमने आयतन क्या कर दिया, आयतन 25 ml एक के लिए, 25 ml दूसरे के लिए, उन दोनों को मिक्स कर दिया, तो आयतन क्या हो गया आपका, दुगना हो गया, डबल हो गया आयतन। तो Ag प्लस की जो सांद्रता थी, ध्यान देंगे आप, Ag की सांद्रता कितनी है, ये रही, ठीक है, ठीक, मोल में। और क्लोराइड आयन की सांद्रता ये रही। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए आप। 25 ml और 25 ml मिला दिए, जब खाली 25 ml था तब तो ये थी, अब 25 और मिला दिए तो 50 ml, आयतन क्या इतना कर दिया, दुगना कर दिया। तो अब इसकी जो सांद्रता क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, आधी। किसकी सांद्रता आधी रह जाएगी, Ag की। तो कहने का मतलब Ag की सांद्रता क्या आएगी, Ag की सांद्रता आएगी 0.01 डिवाइडेड बाई 2। आ रही है बात समझ में, क्या आएगी, 0.01, उसमें किसका भाग लगा देंगे, 2 का। इसी प्रकार से क्लोराइड आयन, उसमें किसका भाग लगा देंगे, 2 का। जो वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज को निकालिए, उनका आपस में गुणा करिए, और अगर गुणा करने पर, मल्टीप्लिकेशन करने पर उनका मान अधिक प्राप्त होता है किससे, KSP से, तब तो प्रेसिपिटेट बनेगा, अन्यथा प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। आ रही बात समझ में, तब तो प्रेसिपिटेट बनेगा, अन्यथा प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो आप निकालिए वैल्यूज, मैं भी बोर्ड पर निकाल के आपके सामने रखता हूं। एक बार वापस से रिपीट कर लेता हूं, अगर जो लोग नहीं समझ पाए वो ध्यान दें। हमारे पास एक सिल्वर नाइट्रेट है, उसके 25 ml हमें दिए हुए हैं, और उसकी जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो कितनी है, 0.0। अब इसके 25 ml में हमने सोडियम क्लोराइड के 25 ml मिला दिए, ठीक। उसके फलस्वरूप क्या बना, हम हमारे को AgCl बन गया। क्या बन गया, AgCl। सवाल यह है कि इस AgCl का अवक्षेप हमको प्राप्त होगा इस अभिक्रिया के अंदर। तो अवक्षेप प्राप्त होने की जो शर्त है वो किससे जुड़ी हुई है, विलेयता गुणनफल से जुड़ी हुई है। किस प्रकार से जुड़ी हुई है, मैं यहां लिख देता हूं। वो इस प्रकार से जुड़ी हुई है, KSP बराबर Ag प्लस और Cl। अब ये KSP को बोलते हैं विलेयता गुणनफल। क्या बोलते हैं, विलेयता गुणनफल। अब यदि इसका मान ये जो आयनिक सांद्रताओं के गुणनफल से कम हो, यानी कहने का मतलब Ag प्लस और Cl की जो आयनिक सांद्रता है, इनका गुणनफल का मान अधिक होता है KSP से, विलेयता गुणनफल से, तब तो वो क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। अब हमारा काम क्या है, Ag प्लस का मान निकालना और Cl माइनस का मान निकालना। आ रही है बात समझ, Ag प्लस का मान निकालना और Cl माइनस का। Ag प्लस की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, Ag प्लस का जो मान है कैसे निकालेंगे, 0.01/2। 2 से भाग क्यों दिया, आयतन कितना हो गया, पहले 25 था, अब हो गया 50, दुगना आयतन हो गया, तो इसकी सांद्रता क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी। इसी प्रकार से क्लोराइड आयन के लिए, क्लोराइड आयन कहां से प्राप्त हो रहे हैं, सोडियम क्लोराइड से, 0.2, ठीक। अब इन दोनों का गुणा करेंगे और देख लेंगे KSP से मान अधिक आ रहा है या कम आ रहा है, ठीक। तो प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा, आप लोगों ने निकाल लिया है, बनेगा, सही बात है, बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। मैं वैल्यू लिख देता हूं डायरेक्ट, जो आएगी 1.125 ये आयनिक सांद्रताओं का गुणनफल है। किसका गुणनफल है, ये आप निकाल लीजिएगा, थोड़ा बहुत जो भी वेरिएशन आ रहा है।
कितनी आ रही है वैल्यू? 1.25 आ रही है क्या? चलिए 9 आ रहा है। चलिए खैर जो भी है हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा मुख्य जो मकसद है वो ये समझना है कि जो KSP की जो वैल्यू आ रही है वो क्या, KSP की जो वैल्यू यहाँ पर ये है उससे हमारी जो आयनिक सांद्रताओं का मान अधिक आ रहा है। कितना आ रहा है? अधिक आ रहा है, इसलिए क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो ये एक तरीका सवाल है जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई आयतन दुगना हो गया है या किस तरीके से आयतन में चेंजेस आ रहे हैं, और उससे आपके नंबर ऑफ मोल्स जो उसकी विलेयता है वो किस प्रकार से प्रभावित हो रही है। ठीक, अब एक और ले लेते हैं हम। एक अच्छा सवाल है, इसको भी देख लीजिए, सेम है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आधारित है हमारा ये सवाल। सवाल यह है कि बेरियम नाइट्रेट के, किसके? आपको बेरियम नाइट्रेट के 25 ml में वही है, और इसकी जो सांद्रता है वो है 4 × 10⁻⁵ इस केस के अंदर। ठीक, मैं सोडियम सल्फेट के लेकिन इस केस में 500 ml, कितने ml? 500 ml। सवाल क्या है हमारे पास? हमारे पास बेरियम नाइट्रेट दिया हुआ है जिसकी सांद्रता 4 × 10⁻⁵ मोलर सांद्रता है उसकी, उसके 25 ml के अंदर सोडियम सल्फेट के 500 ml मिला दिए। ठीक है, KSP का मान हमें दे रखा है, KSP यानी विलेयता गुणनफल। ठीक है, विलेयता गुणनफल का मान हमें दिया हुआ है 1.08 × 10⁻⁸ ये वैल्यू हमें दे रखी है। क्वेश्चन है हमारे पास, क्या इसके अंदर बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा? अवक्षेप बनेगा। तरीका वही है, बेरियम आयन की सांद्रता कैसे निकालेंगे? 4 × 10⁻⁵ इंटू 25 बटे, अब कितना हो गया? 500 और 25 जोड़ के। ठीक है, और उस वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा? सल्फेट वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा? 5 × 10⁻⁵ गुणा 500 बटे 525। बेरियम का मान आ गया, आयनिक सांद्रता का मान आ गया, सल्फेट की आयनिक सांद्रता का मान आ गया, ये सीधे हमने। ठीक है, चलिए एक तरीका हो गया। अब नेक्स्ट हम लेते हैं, एक और ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको पीएच के ऊपर 1-2 क्वेश्चंस और कराऊंगा। ये रब कर दें बोर्ड पर। चलिए इस वाले बोर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं आज। क्वेश्चन हमारा है कि AgBr सिल्वर ब्रोमाइड के लिए KSP की वैल्यू हमको दी हुई है। किसके लिए? सिल्वर ब्रोमाइड के लिए हमें KSP की वैल्यू दी हुई है। AgBr है हमारे पास, उसके लिए KSP की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन यह है कि AgBr के कितने मोल 0.01 मोलर के NaBr में विलय होंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा कि AgBr जिसके लिए हमें KSP का मान दे रखा है, कुछ भी हो, एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी है। ठीक है,
AgBr, AgBr के लिए किसका मान दे रखा है, KSP का मान दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि इस AgBr के कितने मोल NaBr जिसकी सांद्रता 0.01 मोलर है उसमें कितने मोल इसके विलय होंगे, निकालिए निकालिए भाई निकालिए, कोशिश करिए, दिमाग लगाइए। तो Br की सांद्रता तो आपके पास पता हो गई, ब्रोमाइड आयन की सांद्रता बहुत सिंपल है। AgBr किसमें डिसोसिएट होगा, Ag प्लस आयंस में और ठीक। अब हमारे को KSP तो दे ही रखा है, KSP की वैल्यू दे रखी है सपोज 4 इंटू 10⁻⁸ मान लीजिए। अब हमारे पास Br की सांद्रता कितनी है, 0.01। तो Ag की सांद्रता हमको अब निकालनी है, बस किसकी निकालनी है, निकाल दीजिए, बस हो गया आपका सवाल। ठीक, जो भी आएगी वैल्यू, तो एक तरीका ये है सवालों का। अच्छा, अब मैं बात करता हूं आपके सामने पीएच की, मैं बात करने वाला हूं, जल की बात करने वाला हूं। तो आप सभी को पता है जल क्या है, दुर्बल आयनित विलायक है, और उसके लिए जो पीएच की जो वैल्यू है, पीएच और पीओएच की हम जो वैल्यू निकालते हैं वो कितनी आती है, 14 आती है। कितनी आती है, 14। देखिए आप ऐसा करिएगा, आप सभी लोगों को जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और दूसरे जो आरओटी टर्मिनल्स पर जो इस लेक्चर्स को सुन रहे हैं, वो आप ऐसा करिएगा, ये जो हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके कुछ दिन बाद आपको बता देंगे, तब आपकी जो वेबसाइट है, जो डीएसटी की जो वेबसाइट है, उस पर इसके जो क्वेश्चंस हैं, वो अपलोड करेंगे, और साथ ही इस चैप्टर के नोट्स अपलोड करेंगे। तो जो क्वेश्चंस में अपलोड करेंगे उसके अंदर मैं ऐसा करूँगा कि कुछ जो क्वेश्चंस हैं आपके सॉल्व करेंगे, अपलोड क्या करेंगे, सॉल्व क्वेश्चंस अपलोड करेंगे। हर प्रकार का एक एक क्वेश्चन, प्रत्येक अलग अलग तरीके का एक एक क्वेश्चन, भले वो पीएच से संबंधित है चाहे आपके विलेयता गुणनफल से संबंधित है, सभी का एक एक प्रकार का सॉल्व हल प्रश्न वहां पर अपलोड कर देंगे नोट्स को। तो आप वो चीज़ें डाउनलोड वहां से कर लीजिएगा, उससे आपको प्रत्येक अभ्यास हो जाएगा। और उसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी वहां पर अपलोड किए जाएंगे। तो आप जहाँ भी नेट की फैसिलिटी है, इंटरनेट के माध्यम से, वहाँ से आप उनको डाउनलोड अवश्य कर लीजिएगा। वो आपको बता दिए जाएंगे कब अपलोड होने वाला है। जैसे पिछले तो अभी कर दिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और थर्मोडायनेमिक्स वगैरह के, तो इसका जब करेंगे तब आपको सूचना दे देंगे। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा था आपको पीएच वाली, तो देखिए आप बताएंगे H+ और OH-, बातें नहीं भाई, इनका जो गुणनफल है H+ और OH- का जो गुणनफल है कितना होता है, 10⁻⁻, और इसको क्या बोलता है, KW। किस प्रकार से निकाला हमने ये, इसको निकालने का तरीका वही है जो हम कई बार कर चुके हैं। H+ तो जल है, किसमें वियोजित हो जाता है, अपने आयनों के अंदर, H+ आयन और OH। इसके लिए साम्य स्थिरांक, जब हम वियोजन स्थिरांक लिखेंगे, H+ OH- H2। ठीक है, अब चूंकि H क्या है, एक वीकली आयनाइज्ड आपका सॉल्वेंट है, विलायक है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो भाग है इसका H2O अनआयनाइज्ड रहता है। क्या होता है, अनआयनाइज्ड, अवियोजित रहता है, तो लगभग कांस्टेंट रहती है इसकी संख्या। तो जब K इसका मल्टीप्लाई, इसका जो गुणा है K के साथ करेंगे, तब हमें क्या प्राप्त होगा, KW। क्या प्राप्त होगा, KW। और जब हम शुद्ध, ये जो वैल्यू निकाली है हमने, निकाली शुद्ध जल के लिए, किसके लिए, शुद्ध जल के लिए। तो KW बराबर होगा H+ आयंस इंटू OH आयंस 10⁻⁻14। H+ बराबर 10⁻⁻7 और OH- बराबर 10⁻⁻7। तो क्या आ गया, 10⁻⁻14। ठीक है, बता रहे, देखिए आप, बातें नहीं भाई।
PH प्लस POH बराबर, ठीक है। ये एक दूसरा है, आप नोट कर लीजिए, पहले बता रहा हूं। और इसको बोलते हैं PKW। भाई आपके जो H प्लस आयन है, देखिए जब हम बात करते हैं कोई अम्ल है या कोई पदार्थ आपका क्या है, क्षार है, तो आप कैसे पता करेंगे ये चीज, कैसे पता करेंगे कोई पदार्थ अम्ल है या कोई पदार्थ क्षार है, या कैसे हमें कैटेगराइज करेंगे कि आपका जो पदार्थ है वो अम्लीय, उस अम्लीय जो पीएच की जो धारणा है वो कहाँ से आपके पता लगेगी। पीएच अगर मैं बोलूँ 8 है तो क्या पदार्थ अम्ल होगा या क्षार होगा, यानी 7 और उससे नीचे अम्ल है और उससे ऊपर क्षार। अब उसी पर एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, जैसे मैं आपको एक सवाल देता हूँ कि एक आपका 10⁻⁻8 यानी 10 की घात -8 मोलर सांद्रता वाला आपका HCl है, ठीक है। 10⁻⁻8 उसकी सांद्रता है, मोलर कंसंट्रेशन। तो क्या उसका जो पीएच की वैल्यू क्या होगी, हम सब लोग जानते हैं पीएच बराबर क्या होता है, पीएच बराबर क्या है, -log H प्लस। अब अगर H प्लस मान लीजिए आपका H प्लस क्या है, 10 की घात -8, ठीक है। तो पीएच क्या हो जाएगा, log 10। तो पीएच 8 आना चाहिए इस कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ये जो गणना है, तो क्या अम्ल, एक अम्ल वो भी HCl, उसका क्या पीएच 8 आएगा, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यह है कि जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तब उसके अंदर जल के द्वारा H2O के द्वारा दिए गए जो H प्लस आयंस हैं उनको भी हम कंसीडर करेंगे। तो इसी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो मैं कर रहा हूं, वो आप देख लीजिए। HCl है, उसके 10 की घात -m, ये आपका सॉल्यूशन है। इसके अंदर आपको पीएच ज्ञात करनी है। ऐसा है, देखिए ध्यान दीजिए, आप 7 जो पीएच है, ध्यान देंगे 7 जो पीएच है वो सिर्फ शुद्ध जल की होती है, ठीक है। शुद्ध जल, अम्ल की या क्षार की जो पीएच है वो 7 नहीं होती, इसलिए ये आंसर गलत है, इसलिए गलत है आपका आंसर। ध्यान देंगे आप, डायरेक्ट जो सूत्र है उसको लगाने से नहीं, आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी अप्लाई करेंगे। आपको हमेशा पता होना चाहिए अम्ल की जब पीएच आप ज्ञात करेंगे तो वो 7 से नीचे ही आएगी, भले 6.8 6.9, ठीक है, लेकिन वो 7 से कम होगी। एग्जैक्ट 7 अगर आप पीएच का आंसर लिख के आएंगे तो एग्जाम के अंदर अम्ल में अगर आपने 7 पीएच लिख कर आ गए तो उत्तर गलत करार दिया जाएगा और उसके लिए आपको कोई अंक दे नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो इसलिए आप इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपके जो मैं बात कर रहा हूं, जल है, सांद्रता मान लीजिए C मोल प्रति लीटर है। अब जो H प्लस आयन दान हो रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, H प्लस आयन, वो मैक्सिमम H प्लस आयन किससे मिल रहे हैं आपको, HCl से। किससे मिल रहे हैं, HCl, और जिसकी सांद्रता दे रखी है 10 की घात -7। कितनी दे रखी है, 10 की घात -7। अब इस जल का वियोजन हो जाता है। क्या होता है, जल का वियोजन होता है। HCl तो पूर्णतः आयनित है, आपका पिरबल आपका अम्ल है, पूर्णतः अपने H प्लस आयंस और क्लोराइड आयंस में आयनित है, तो वो तो 10 की घात -7। अब ये जो जल है ये तो है वियोजन से पूर्व की अवस्था, अब ये वियोजन के बाद की अवस्था। किसके बाद की अवस्था, वियोजन के उपरांत। तो ये क्या हो जाएगा, C - X, इसका X भाग वियोजित हो गया और कितना बन गया, माइनस, और ये X। ठीक, आ गई बात समझ में आपके? वापस से समझिए आप, ध्यान देंगे, जो H प्लस ये है वियोजन से पूर्व, जो मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूं, यह है वियोजन से पूर्व, जल के वियोजन से पूर्व जो H प्लस आयन है वो खाली किसकी वजह से है, आपके HCl अम्ल की वजह से। किसकी वजह से है, HCl अम्ल की
कारण 10⁻⁻7 जो आपको यहाँ दे रखी है, 10 की घात -8 देगा, तभी आप यहाँ क्या लिखेंगे फिर 10 की घात -8। अभी हमने 10 की घात -7 लिया, 10 की घात -7। अब जब वियोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, वियोजन यानी डिसोसिएशन हो रहा है, उस केस में क्या होगा, मान लीजिए इसका C थी सांद्रता, इसकी C में से जो X भाग है वो क्या हो गया, वियोजित हो गया, तो C - X, X भाग किसका बनेगा, इसका बनेगा, और X भाग ही OH आयंस का बनेगा जल के वियोजन पर। किसके, जल के वियोजन पर। तो 10⁻⁻7 तो पहले से ही है इसकी, X भाग और बन गया। हालांकि ये X भाग है बहुत कम, क्योंकि जल हम जानते हैं बहुत ही दुर्बल आयनित होता है, लेकिन कुछ तो है। तो 10⁻⁻7 प्लस X गुणा X। आ रही बात समझ आपके, ये चीज हमने कर ली। अब हमारा तरीका KW वाला जो निकालने का जो तरीका है वो करिए आप। KW बराबर होता है H प्लस OH माइनस। अब H प्लस की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10⁻⁻7 प्लस X, और OH की है X। इसको गुणा करिए, 10⁻⁻7 X प्लस X स्क्वायर, और ये KW, ये किसकी वैल्यू आ गई, KW की आपके पास वैल्यू आ गई। और ये KW की जो वैल्यू है आपकी 10 की घात -14 7X। अब ये गणित के छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, ये किस प्रकार की समीकरण हो गई है, द्विघाती एक समीकरण हमको प्राप्त हो गई। अब द्विघाती समीकरण है, इसका अब आपको क्या निकालना है, रूट निकालना है, मूल निकालना है, और वही क्या है आपका x का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हो जाएगा, निकालिए आप। x स्क्वायर प्लस 10⁻⁷ x माइनस 10 की घात माइनस, ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, चलिए आप निकालते रहिएगा, वो एक अलग इशू है, ये आपके लिए एक होमवर्क हो गया। मैं आपको जो मतलब की बात है, जो अपने केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझिए। हमारे को H प्लस आयन जिसकी सहायता से pH ज्ञात करनी है, ठीक है, जिसकी सहायता से pH ज्ञात करनी है, वो क्या फाइनल वैल्यू क्या है, वो है 10 की घात -7 प्लस x। x का मान इस समीकरण से ज्ञात हो जाएगा, x का मान इस समीकरण से ज्ञात हो जाएगा। वो मान यहां रख देंगे हम, ठीक है, किसमें रख देंगे, यहां पर रख देंगे, जो भी मान आएगा। क्या पॉजिटिव रखिए ना आप, ठीक है। अब आप धनात्मक मान यहां रख देंगे, फिर उसके उपरांत जब आप धनात्मक मान यहां रख देंगे, फिर क्या निकालेंगे आप, pH बराबर हमारा सूत्र क्या है, -log H+। तो आप pH की वैल्यू निकालेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.8 या 6.89, इस तरीके के कुछ वैल्यूज आएगी। तो कहने से तात्पर्य मेरा ये है कि जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको 10⁻⁷ HCl का वैल्यू दिया हुआ है, 10⁻8 m HCl दे रखा है, तो इसका ये नहीं कि आप डायरेक्ट सूत्र लगा दें pH बराबर। आपको ध्यान देना होगा कि अम्ल हमेशा, जो अम्ल के लिए pH का मान 7 से कम ही होगा। तो क्यों कम होगा, उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है क्योंकि उसमें क्या होता है, H प्लस आयन भी अपना वो सॉल्यूशन इतना डाइल्यूट हो जाता है। कितना हो जाता है, इतना डाइल्यूट, 10⁻⁷ 10⁻8 बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उसमें H प्लस आयंस का भी अपना योगदान होगा। ठीक है, H अब यहाँ अभी किसी छात्रा ने कहा साहब समझ में नहीं आया, वो ये है कि बेटा ये 10 की घात -7 जो है, ये तो मिल रहा है किससे हमको, अम्ल की वजह से। अब मैंने इसमें ये x और जोड़ दिया है, ये x कैसे आया जोड़ने पर, ये ऐसे आया जब पानी का वियोजन होगा, जल का जब वियोजन होगा तब उसमें क्या होगा, H प्लस आयन वो कुछ देगा। तो 10 की घात -7 तो अम्ल की वजह से मौजूद है, और जब जल का वियोजन है उसके कारण क्या आ जाएगा, ये x और आ जाएगा। तो इस x का मान हम इस द्विघात समीकरण से निकालेंगे, और फिर वो हमारा जो सूत्र है pH बराबर -log H+, उससे चीज हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो ये पॉइंट था, इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो टॉपिक्स थे, ये हमारे कंप्लीट हो गए। इसके नोट्स आपकी जो वेबसाइट है DST की वेबसाइट, वहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो ये चीज़ हो गया है। अभी मैं आपको 1-2 रिएक्शन और है वो मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, जो हमने एक चीज़ आप बातें नहीं भाई, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर एक सीसा संचायक सेल जो आपका होता है,
सीसा संचायक सेल, उसकी मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ इन द मीन टाइम कि सर आते हैं, फिजिक्स वाले सर आएंगे, तो उसकी मैं रिएक्शन आपको बता देता हूँ। भाई निकालना, लो भैया स्लाइड निकाल। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पहले वाला कर दीजिए, पहले वाला से प्रीवियस। तो देखिए आप, जो ये सीसा संचायक सेल होता है आपका, सीसा संचायक सेल जिसको हम सेकेंडरी सेल बोलते हैं, कौन सा सेल है? सेकेंडरी सेल है, ठीक है। सेकेंडरी सेल से तात्पर्य क्या हुआ? जिसको पुनः चार्ज करके हम उसको वापस काम में ले सकें, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका एनोड है, एनोड जो आपका है वो तो आपका इसमें लेड है, किसका है? लेड का एनोड है, ठीक, पीबी का। और आपका जो कैथोड है वो होता है लेड ऑक्साइड का, किसका होता है? लेड ऑक्साइड। और इसमें जो वैद्युत अपघट्य है, आपका जो वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट जो है वो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो आपको पता है, ये चीज़ हम कई बार पढ़ चुके हैं कि आपका जो एनोड होता है उस पर कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण। और जो कैथोड होता है उस पर कौन सी होती है? अपचयन होती है। तो इसमें एनोड पर होने वाली अभिक्रिया और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया हम देख लेते हैं। नेक्स्ट करें। तो देखिए डिस्चार्ज, डिस्चार्ज से तात्पर्य क्या हुआ? उसका जब सेल का यूज लिया जाएगा, सेल का प्रयोग किया जाएगा, तो एनोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या आपकी? लेड किस में चेंज हो जाएगा? लेड आयंस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, ठीक है। अब ये जो लेड आयंस है जो मुक्त हुए हैं, ये आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड में उपस्थित सल्फेट के साथ किसका फॉर्मेशन करेगा? लेड सल्फेट। किसका फॉर्मेशन हो गया आपका? लेड सल्फेट का। ये तो किस पर अभिक्रिया हुई? एनोड पर। तो कुल जो अभिक्रिया एनोड की आप लिखेंगे तो इसको इन दोनों को ऐड करके आप एनोड की अभिक्रिया लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके। एक तो क्या है, जो लेड जिसके अंदर जो आपका एनोड है, जो लेड का है वो किस में चेंज हो रहा है? लेड आयंस में, और लेड आयन सल्फेट आयन से अभिक्रिया करके लेड सल्फेट फॉर्म। अब पॉजिटिव प्लेट पर यानी कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, उसमें क्या आपका जो लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड जो कि कैथोड की भांति कार्य कर रहा है, वो आपका जो H+ आयंस है जो सल्फ्यूरिक एसिड से जनरेट हुए, किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से जो H+ आयंस जनरेट हुए, और इलेक्ट्रॉन के साथ जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो गए, मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन, उनके साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है आपका? लेड आयंस और वाटर। वाटर के बनने से क्या होता है? वाटर के बनने से जो आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है। क्या होता है? डाइल्यूट, तनु होता जाता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक। अब आपका लेड आयन है, पुनः लेड आयन किसके साथ अभिक्रिया करेगा? सल्फेट आयन और लेड सल्फेट। तो ये जो सल्फ्यूरिक, ये जो अभिक्रिया है आपके सेकेंडरी सेल जो आपका ये हमने लिया है सीसा संचायक सेल, इसके अंदर क्या होता है? ये जो लेड सल्फेट का जो फॉर्मेशन होता है और ये वापस क्या होता है? वहाँ डिपोजिट हो जाता है। तो एक अगर आप उसको चार्ज नहीं करेंगे बैटरी को, तो क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगी आपकी बैटरी। तो उसको क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है। और चार्ज करते हैं तो ये जो अभिक्रिया जो अग्र दिशाओं में हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जो रिएक्शन हो रही है, वो क्या हो जाएंगी? बैकवर्ड, रिवर्स, पश्च दिशा के अंदर हो जाएंगी। तो वापस से मतलब कहने का मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, तो चार्ज करने के दौरान हम क्या करते हैं? ये जो अभिक्रिया उनको रिवर्स कर देते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है जो डिस्चार्ज के दौरान, यानी जब उससे हम विद्युत धारा प्राप्त करते हैं बैटरी से, सीसा संचायक सेल से, तो उसमें फाइनल जो रिएक्शन है वो किस तरीके से होगी कि लेड प्लस लेड ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, लेड क्या आपका एनोड है, ये कैथोड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया किया, फाइनल प्रोडक्ट आपका लेड सल्फेट और वाटर का फॉर्मेशन। अब चार्जिंग में क्या होगा? अगर हम चार्जिंग के दौरान अभिक्रिया लिखें तो इधर से लेड सल्फेट और H2O के मध्य जो अभिक्रिया होगी और फॉर्मेशन क्या होगा? लेड का, लेड ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक। तो ये प्रोसेस होता है चार्जिंग के। तो इससे लगभग इसमें क्या होता है कि एक जो बैटरी है, जैसे इसमें कई सारे जो सीसा संचायक सेल है वो किस में जुड़े रहते हैं? सीरीज के अंदर, सीरीज में जुड़े हुए थे। देख लीजिए आप, ये आप देख लीजिए, इस तरीके से इस क्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो लगभग 12 वोल्ट का आपको इससे करंट जनरेट हो जाता है, 12 वोल्ट का। तो कई बैटरियां इस तरीके से सीरीज में जुड़ी रहती है और उससे 12 वोल्ट का करंट जनरेट हो जाता है। हाँ बेटा, सवाल पूछिए अपना। आपकी आवाज हमें सुनाई दे रही है बेटा, अपना सवाल पूछें। सर ये आप कौन सी साइट पे अपने अपलोड करेंगे नोट्स? अच्छा, ये DST विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, DST स्टेट DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राजस्थान सरकार की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जो वेबसाइट है, स्टेट DST.gov.in,
dstrajasthan.gov.in उसका वेबसाइट का एड्रेस है। उस पर ये नोट्स अपलोड हो रहे हैं केमिस्ट्री के सभी सब्जेक्ट्स के, तो आप वहाँ से ये नोट्स देख सकते हैं। लिख लीजिए dstrajasthan.gov.in। मैं ये बोर्ड पर लिख देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। ये उस वेबसाइट का एड्रेस है जहाँ पर आपको जो भी आपकी जो क्लासेस में जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसके जो नोट्स हैं, भले वो फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, मैथ्स के, जूलॉजी, बॉटनी के हैं, और जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो अपलोड हो रहे हैं। तो ये वेबसाइट है dst.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप ये नोट्स हैं इनको प्राप्त कर सकते हैं।